नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और ये तो अभी रिसेंटली हुआ है, 17 अक्टूबर 2022 को एनपीसीआईएल का पेपर है। स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का है। ट्रेड थ्योरी से संबंधित दोस्तों इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ऑफिशियल आंसर की है, सो आंसर साथ में दिए हुए, लेकिन हम कारण सहित एक्सप्लेन करेंगे कि इसका उत्तर ये आया कैसे। सो आपके लिए समझने में आसानी होगी। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आंसर की आ चुकी है, आप डाउनलोड कर लीजिए और आप भी ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं जो भी गलत आंसर दिए हुए हैं। एग्ज़ाम नहीं देकर आए तो इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पसंद आएंगे। माय डियर, एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूं कि पूरा पेपर इंग्लिश में ही है, तो मैंने घर पे नहीं बनाया है, इसलिए हिंदी नहीं है। तो हिंदी की डिमांड प्लीज़ ना करें। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, तो मुझे लगता है आप इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा, विश्वास दिलाता हूँ। बने रहिए, 2-4 क्वेश्चन देख तो लो। पहले सवाल नंबर पहला देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूं कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो निमी असाइनमेंट में से है। माय डियर, अगर आपके पास निमी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए उसे। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप निमी की PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे डाउनलोड कीजिए। देखो ये चीज़ें है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब प्रैक्टिकली आप फील्ड में जाते हैं। दरअसल हमारे क्या होता है कि एक पावर कॉन्टेक्टर होता है जो पावर सर्किट को लेता है, लेकिन इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है ना, उसको हम अलग से सप्लाई देते हैं और उसे कंट्रोल सप्लाई बोलते हैं। इस कंट्रोल सप्लाई का मेन पावर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, उसी से इसको उठा करके अलग लेते हैं। जनरली कंट्रोल सप्लाई 240 वोल्ट, 110 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट AC होती है। बहुत सारे पावर प्लांट्स वगैरह में अगर बात करें तो कंट्रोल सप्लाई या तो 240 या 110 वोल्ट होती है। कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिले, वो पिकअप हो जाए। पावर कॉन्टेक्ट का काम है पावर को ले जाना, तो वो लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑपरेट दी ऑक्सिलरी सर्किट, यानी सहायक संपर्क को प्रचालित करना। सहायक संपर्क मतलब कंट्रोल कॉइल जब पिकअप हो गई तो उसके साथ में होल्डिंग के लिए एक NO बटन लगा रहता है, तो इसके थ्रू जो सप्लाई आ रही है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू, स्टार्ट कमांड देने के बाद लगातार कॉन्टैक्टर पिकअप रह रहा है ना, वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कारण ही रहता है। तो बाकी पावर सर्किट जो मेन RYB होते हैं, उसके अलावा जितनी भी सप्लाई होती है उसको इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर से ही पावर मिलती है। और ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, ड्राई टाइप होते हैं और सेल टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर। कूलिंग के लिए इनको अलग से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, केवल VA में ही रेटिंग होती है, बहुत छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला सवाल था कि कंट्रोल डिवाइसेज जो होती है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में, आजकल उसमें किसका उपयोग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ट्राइक काम में लेते हैं। ट्राइक की विशेषताएं अगर आप ध्यान रख सकें तो ठीक है। 2 विपरीत समांतर संयोजित SCR की भांति होता है। 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड 1 या मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल 2 और गेट। द्विदिशीय युक्ति है और दोनों दिशाओं में करंट का कंडक्शन ये कर सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंडिकेट करती है। माय डियर, अर्धचालक के लिए जो कोडिंग होती है उसमें प्रथम अक्षर हमेशा ये बताता है कि वो किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है। यानी एक अर्धचालक युक्ति में जो प्रथम इसका अल्फ़ाबेट होता है वो बताता है आपको, और इसमें ABCD में से कुछ होता है। A होता है हमेशा जर्मेनियम के लिए, B होता है सिलिकॉन के लिए, C होता है गैलियम आर्सेनाइड के लिए,
डी होता है गैलियम फास्फाइड के लिए। यहाँ देखो बी से शुरुआत इसकी हो रही है BY126। जो सेकंड अल्फ़ाबेट होता है वो उस सेमीकंडक्टर डिवाइस के एप्लीकेशन को दर्शाता है, यानी वो अर्धचालक युक्ति कहाँ काम में ली जाएगी। ठीक है, जैसे ये BY की जगह अगर BZ होता तो इसका मतलब कन्फर्म है कि सिलिकॉन से बना हुआ जिंदर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए काम में लिया जाएगा। BY का मतलब है ये पावर ट्रांजिस्टर है, छोटे ट्रांजिस्टर है। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल है कि एक वायरिंग में डेड शॉर्ट सर्किट है। डेड को बोलते हैं बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट या भारी शॉर्ट सर्किट, यानी दूसरी भाषा में बोलें तो कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट है। मेगर क्या दिखाएगा? देखो जब सर्किट शॉर्ट है तो मेगर 0 रीडिंग देगा। ठीक है, और अगर सर्किट ओपन है तो मेगर अनंत रीडिंग देगा। ठीक है, 0 अनंत, दो ऑप्शन है, दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेगर से ही आजकल हम इंसुलेशन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, शॉर्ट सर्किट की इजीली जांच हो जाती है। अगला सवाल देखो, ये तो अभी हिमाचल प्रदेश SSC का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। क्या कह रहा है? एक पंप मोटर है, धीमी गति के साथ चल रही है, सिंगल फेज की मोटर है। बताओ कारण क्या हो सकता है? भाई पहली बात तो ये है कि मोटर चल तो रही है, गति धीमी है। दो बातें सुनिए ध्यान से। अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगा तो मोटर तुरंत फ्यूज उड़ा देगी, चलेगी नहीं। अगर वाइंडिंग ओपन है तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं, वाइंडिंग सर्किट में नहीं आएगी तो मोटर चलेगी नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन ही एक ही बचा, क्या? दोषयुक्त कैपेसिटर। ठीक है, मोटर में सिंगल फेज की है तो कैपेसिटर लगा है, उसका कैपेसिटर फॉल्टी है, दोषयुक्त कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बदल देना चाहिए। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना उससे मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कौन सा AC का संचरण ऐसा है जिसे सार्वत्रिक रूप से अपनाया गया है? भी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन हो चाहे सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, इवन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज और 3 वायर में ही होता है। 3 फेज आती है और 3 तार आती है। जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 3 फेज 4 वायर में होता है, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ट्रांसमिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक हमारा प्राइमरी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा 3 फेज और 3 तार के साथ होता है हमेशा। RYB बस ओनली, और कुछ नहीं। न्यूट्रल की हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इन तीनों से कभी भी एक उपभोक्ता को टेपिंग या कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक बार पहले कि निम्न में से उपभोक्ता का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये सारे निमी असाइनमेंट में से ही आए थे लगभग, और निमी असाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से करवाई भी है। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो अगला, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न या विपरीत या विलोमानुपाती। प्रतिरोधकता, रोहे का पूछा है तो प्रतिरोधकता का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। रेजिस्टेंस का विपरीत अगर पूछ लेता ना देन कंडक्टेंस होता। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी होगा। रेजिस्टिविटी को अपन ओम मीटर में लेते हैं तो कंडक्टिविटी साइमन प्रति मीटर में होती है फिर। ठीक है, दोनों की इकाइयाँ ज़रूर आप साथ में याद रखें, क्योंकि आजकल देखो एक क्वेश्चन को जब पढ़े ना तो मैं आपको बात बताऊं, फिर उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ लिया करो एक साथ ही, क्योंकि आपकी तैयारी तो है, टॉपिक आपने सारे पढ़ रखे हैं। रिवीजन या रेगुलर पढ़ने का मतलब यही होता है
कि जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं फिर कुछ नहीं छोड़ना। जैसे अगला सवाल देखो, C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटर है और समांतर में जुड़े हुए हैं, कुल कैपेसिटी कितनी होगी? तो समांतर में सबको पता है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 जुड़ती है, समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है। सिंपल सा सवाल है। तो अब श्रेणी क्रम का याद कर लो, श्रेणी क्रम में घटता है। मान लो यही क्वेश्चन सीरीज के लिए पूछ लेता, देन हमें क्या करना था? डी ऑप्शन करना था। ठीक है, ऐसे ही याद रखो। और कैपेसिटर का तो खास तौर से देखो, याद कर ही लो, इसके कनेक्शन के सवाल तो आते ही है। दो कैपेसिटर दे करके उनका मान दे करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला सवाल देखो, फ्यूज जो तार है जो तांबे से बनी हुई है उस पर हम टिन की परत क्यों चढ़ाते हैं? देखो 3-4 प्रोसेस होती है, मैं आपको बताऊं। एक प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, एक प्रक्रिया को बोलते हैं अमलगमेशन और एक प्रक्रिया को बोलते हैं टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन हमेशा लोहे पर किया जाता है और जस्ते की परत चढ़ाते हैं। अमलगमेशन में हम मरकरी यानी पारे की परत चढ़ाते हैं और टिनिंग प्रक्रिया में हम टिन की परत चढ़ाते हैं। खास बात क्या है? जस्ता, पारा और टिन, ये तीनों ही जंग रोधी धातु है। किसी भी चीज़ का जल्दी से कोरोजन नहीं होने देता, किसी को जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ए ऑप्शन आएगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, जंग, संक्षारण, कोरोजन, ऑक्सीकरण, इन सब से वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा, बचाव करेगा। अगला सवाल देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती है वैसे ही विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं के बारे में सही कथन क्या है? माय डियर, बड़ा सटीक पॉइंट बताता हूँ याद करने का। जो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में याद है ना, वही विद्युतीय बल रेखाओं पर लागू होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और आप डी उत्तर देखो ध्यान से, एक लाइन आपको याद होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, वो कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या क्रॉस नहीं करती। ठीक यही लाइन विद्युतीय बल रेखाओं पर भी लगा दो कि विद्युतीय बल की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है प्रतिच्छेद, नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अपनी अपनी जगह पर ही चलेगी, अपनी अपनी सिचुएशन पर ही टिकी रहेगी। सवाल अगला, 1 ओम या 1 ओम से भी कम मान रेजिस्टेंस पूरी एक्यूरेसी के साथ नापना है, किसका उपयोग करेंगे? देखो बिना ऑप्शन देखे अगर मेरे से इसका आंसर पूछा जाता देन मैं सजेस्ट करता केल्विन ब्रिज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज को प्राथमिकता देनी है, बट ऑप्शन में नहीं है। जब ऐसा नहीं हो तो संट टाइप ओम मीटर के साथ आपको जाना है। मेगर सर्वाधिक या सबसे उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है, यानी जब हाई रेजिस्टेंस में मेजरमेंट की बात हो देन आपको मेगर करना है। निम्न प्रतिरोध के मामले में 2 बातें याद रख लो, केल्विन ब्रिज ऑप्शन में आया तो प्राथमिकता देंगे, अदरवाइज संट प्रकार के ओम मीटर के साथ जा सकते हैं। मल्टीमीटर से नापा जा सकता है लेकिन इतना कम नहीं। सीरीज टाइप ओम मीटर जो होता है वो उच्च प्रतिरोध या मध्यम प्रतिरोध के लिए सजेस्ट करेंगे। सवाल अगला देखिए, सिंपल सा ये चार्ज पूछ रहा है, क्यू ज्ञात करना है, क्यू बराबर IT होता है ना। वो कह रहे हैं 10 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए चलती है। हमें यहाँ पर समय को मिनट में नहीं सेकंड में रखना है, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 600 कूलाम आपका उत्तर आ जाएगा। 10 एम्पियर की धारा 60 सेकंड तक चल रही है,
आपका यहाँ ए उत्तर सही होगा। अगला सवाल देखो, एसआई यूनिट को कितने राशियों के आधार पर विभाजित किया गया है? ये बड़ा सवाल है। देखो भाई, आज से पहले शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। जनरली हमारा ध्यान 3 की तरफ जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा होता है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसी आधार पर जैसे MKS, FPS और CGS 3 तरह की प्रणालियाँ हैं ना, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर हम इसको मानते हैं। लेकिन माय डियर, वास्तव में इसका उत्तर है 7। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, ऐसा कुछ इसका सवाल है। तो वहाँ से अगर अपन देखें तो टोटल 7 इसको अपन राशियों के आधार पर लेते हैं। तो वो कौन कौन सी राशियाँ आइए उस पर बात करते हैं। द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके अलावा तीसरी जो राशि है वो है करंट, चौथी जो राशि है वो है करंट यानी विद्युत धारा। पांचवी जो राशि है इसमें वो है तापमान। छठी राशि जो है वो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। और छठा है प्रदीप्ति की तीव्रता। ये 7वां है टोटल, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय 3, करंट, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रदीप्ति की तीव्रता। हालांकि एक चीज़ की यहाँ कन्फ्यूजन है, पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है, ये इनकी थोड़ी सी गलती है। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है SI मात्रा के, तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वोल्टेज बेस एमिटर जंक्शन फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन से बना हुआ है, बेस एमिटर जंक्शन के बीच में वोल्टेज पूछ रहा है। देखो पहली बात, एक ट्रांजिस्टर में एमिटर, बेस और कलेक्टर ऐसे 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक बात है। एमिटर बेस के बीच में जिस जंक्शन का निर्माण होता है उसे जंक्शन फर्स्ट बोलते हैं। और एक ट्रांजिस्टर का पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है। यानी फॉरवर्ड बाइस में सिलिकॉन को किस पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, यानी 0.6 से 0.7 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन रहता लेकिन सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम दे देता, देन अपना आंसर C होता, 0.2 से 0.3 वोल्ट कर देते। अगर सेकंड जंक्शन की बात करें तो कलेक्टर बेस जंक्शन को जंक्शन नंबर 2 बोलते हैं और ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। एक ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए बोलते हैं इसको, सक्रिय प्रचालन के लिए सदैव रिवर्स में होता है। तो रिवर्स का जब भी आए फिर उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है वो, जो कि अनिश्चित वोल्टेज होती है। जिनर तो पूर्व निर्धारित होता है, एवलांचे पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अगला सवाल देखो, थेनविन वोल्टेज किसवे इक्विवेलेंट है। देखो माय डियर, सबसे पहले तो आपको थेनविन का प्रमेय ही याद रखना है। थेनविन प्रमेय क्या बोलता है पता है? वो कहता है एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा हो और उसके ओपन टर्मिनलों की जो भी वोल्टेज होती है, बस ये थेनविन सर्किट है। यानी अगर किसी परिपथ को आपको थेनविन के तुल्यांक में रखना भी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, आप लोड प्रतिरोध को हटा दीजिए, उसकी जगह श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए उस वोल्टेज सोर्स के, वही थेनविन प्रमेय है। तो थेनविन का थ्योरम बड़ा सिंपल है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वही हमारे लिए एक तरह से थेनविन वोल्टेज होती है। और अगर कोई पूछे कि थेनविन सर्किट की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, तो हमें बताया नहीं, आंसर करना है वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध। ठीक है, अभी ए उत्तर सही रहेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज और थेनविन प्रमेय दोनों एक समान होती है। अगला सवाल, कैपेसिटर है जिसमें 3 फैराड की धारिता है और 2 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, चार्ज की गणना करो। कैपेसिटर में Q बराबर CB होता है, 3 फैराड है और 2 वोल्ट है, तो आंसर 6 कूलाम होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, नो डाउट सबका सही होगा, कोई इश्यू इसमें है नहीं। अगला सवाल देखो,
इसके लिए ना देखो आपको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या कह रहे हैं अपन से कि लोड को मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर हुई होगी अगर लोड का रेजिस्टेंस जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उससे 10 गुना ज़्यादा हो। देखो मैक्सिमम पावर के बारे में हम दो बातें जानते हैं। एक तो हमें ये पता है कि जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस बोल दो, बात एक ही है, बराबर हो तो उसको मैक्सिमम पावर मिलती है। लेकिन यहाँ तो ये संबंध है नहीं, तो अब हमें क्या करना होता है कि दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। हमें ये भी देखना होगा कि इसको मैक्सिमम पावर कितनी मिलती अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते, एंड एक्चुअल में जो डेटा दिए हुए हैं वो कितने मिल रहे हैं। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और आप वैसे वैसे कैलकुलेशन करके उत्तर मिलान कर लेना। मान लीजिए कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ मानते हैं इसका लोड रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फिर कितना मानना होगा आपको, 10 ओम। कोई भी एक वैल्यू आप मान लीजिए वोल्टेज की, यहाँ पर माना V वोल्ट है, कितने वोल्ट भी हो सकता है। दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, 11 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और अगर हम देखें तो इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी V1 और V2 यानी इंटरनल ड्रॉप और लोड को मिलने वाली वोल्टेज, तो वो 1:10 में बंटेगी। यानी थेवेनिन को जो वोल्टेज मिलेगी वो 10वां हिस्सा मिलेगा। किस में से, 11 हिस्सों में से। किसका, अपनी वोल्टेज का। यानी ये थेवेनिन को एक वोल्टेज मिल गई लोड रेजिस्टेंस को। आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जब असल में हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V²/R। हमें लोड का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, लोड को ये वोल्टेज मिल रही है, ये वैल्यू रख देंगे, और लोड का रेजिस्टेंस देखो हमारे पास 10 ओम है, यानी 10/11 V है, इसकी स्क्वायर करनी है और बटे लोड रेजिस्टेंस का भाग देना है। लोड रेजिस्टेंस को हमने 10 ओम माना है, तो यहाँ से आपके पास एक पावर आ गई, ठीक है, जो एक्चुअल इस डाटा के अनुसार आ गई। अब दूसरी पावर वो निकालो जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का क्या फॉर्मूला है, V²/4RTH, यानी लोड रेजिस्टेंस का 4 से गुना करके जो ओवरऑल वोल्टेज होती है उसका भाग दे दो। यानी ये मैक्सिमम पावर है, और पहले जो हमने कैलकुलेट की वो लोड की पावर थी। अब आ जाओ परसेंटेज निकालने के लिए। कहते हैं कि जब प्रतिशत पावर आपको निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लोड को मिली एक्चुअल पावर और लोड को मिलने वाली मैक्सिमम पावर, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों का मान रखकर आप मिलान कीजिएगा, उत्तर क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको। हमने जो लोड की कैलकुलेशन अगर देखेंगे ना आप, तो वो आएगी आपकी 100 × 10, कोई एक वैल्यू अगर मानते हैं आप, और 11 की स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा। इसमें आपको भाग देना है V² वाला, तो जो वोल्टेज हमने एक रेशियो माना है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू रह जाएगी वो कितनी आएगी, 10/40। यानी 10/40 को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 40/10। इसको जब आप हल करते हैं तो आपका आंसर आएगा 33.06। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा थेवेनिन थ्योरम पर ध्यान देना, तभी उत्तर आपको समझ में आएगा। देखो इतना आसान तो है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन क्वेश्चन को समय देंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ना। अगला सवाल देखो क्या करें। म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 कॉइल के बीच में 4 हेनरी का, धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड से बदल रही है, ईएमएफ की गणना करो। ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस इंटू DI/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का हमें 4 हेनरी सीधा दिया हुआ है और धारा परिवर्तन की दर हमें सीधे दे रखी है, तो उत्तर कितना आएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। और आगे देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको तो शायद दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। थेवेनिन तुल्यांक परिपथ क्या होता है मैंने बता दिया। थेवेनिन ये कहता है कि एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके साथ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, हम उसे वोल्टेज बोलते हैं। यानी ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है ना, वो ही थेवेनिन की वोल्टेज होती है। और ओपन सर्किट में हमें सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना होता है।
आंतरिक प्रतिरोध साथ में जरूर दिखाया जाता है, ठीक है ना। सी उत्तर होगा। एक वोल्टेज सोर्स होगा, श्रेणी क्रम में उसके साथ एक प्रतिरोध होगा। दोबारा सुन लो, पेपर में क्वेश्चन अभी प्रीवियस में पूछा ही था इसमें। थेवेनिन वोल्टेज किसके इक्वल होती है? ओपन सर्किट वोल्टेज के इक्वल होती है। ओपन सर्किट वोल्टेज में हम सोर्स का कोई ना कोई रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत जरूर मानते हैं, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो उसको हमें शो करना होता है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखो, कौन सा रिन्यूएबल ऊर्जा सोर्स नहीं है जिसको वापस यूज नहीं कर सकते? ऑप्शंस सुनते जाना। हाइड्रो, जल का उपयोग दोबारा हो सकता है कि नहीं? सोलर, सूर्य ऊर्जा का उपयोग बार बार हो ही रहा है। देखो, बायोगैस जो होती है ना, इसमें वो कचरा और वो जलाने वाली गैस निकलती है, तो ये गैस जो एक बार जल जाती है, यूज हो जाती है, तो ये दोबारा काम में नहीं आ सकती। तो बायोमास एनर्जी आएगा। जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा होती है, इसको भी रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन बायोमास एनर्जी आपका यहाँ सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, वोल्टेज ज्ञात करनी है, एम्पियर आवर क्षमता ज्ञात करनी है। किसकी? 4 सेलों की। 4 सेल है, जिसमें से प्रत्येक 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर कैपेसिटी का है और समांतर में जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल भाषा हो गई ना। 5 सेल है, कितने, सॉरी 4 है। 4 सेल है ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं यूं आपके सामने। तो भाई इनकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? 1 सेल के बराबर। जब हमारा एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो आउटपुट बैटरी वोल्टेज भी कितना होगा? 1.5 वोल्ट होगा। 1.5 वोल्ट का देखो ऑप्शन ही एक ही है। डी उत्तर कर देंगे कि नहीं बताओ। और इसके लिए एक और ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, धारा क्षमता बढ़ती है, 4 शाखा समांतर में है तो 8 × 4 कर दो, 32 एम्पियर आवर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगला सवाल देखो, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है ना, फोर्स को हिंदी में बल लिखते हैं, कि अब आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक दाब, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसको बोलते हैं भाई? वोल्टेज को ही तो बोलते हैं। विद्युत वाहक बल, फिर भी इसने तो पूरी डिटेल लिखी है। सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश को पृथक करने से उत्पन्न विद्युतीय दाब को क्या कहते हैं, या विद्युतीय बल को क्या कहते हैं ना। सी उत्तर वोल्टेज के साथ ही जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप इंटरमिटेड, यानी बार बार ट्रिप हो रहा है, कहाँ पर? लोड पर। देखो, ऑन लोड का मतलब इन्होंने ओवरलोड नहीं लिखा है ना। ऑन लोड जब भी लिखे तो हमें रेटेड लोड ही समझना है। रेटेड यानी निर्धारित बार, जितनी इसकी रेटिंग है उसी लोड पे ट्रिप हो रहा है। क्यों ट्रिप हो रहा है? होना नहीं चाहिए था। ट्रिप कौन करवाता है? रिले करवाता है, यानी रिले की जो सेटिंग है ना, वहाँ गलती है, ठीक है। रिले की सेटिंग में प्रॉब्लम है। अगर रेटेड लोड पर बार बार ट्रिप होता है देन यही अपन गलती मानेंगे। अगला सवाल, जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी घरेलू उपभोक्ता, उसके लिए एसी में वितरण लाइन के लिए किस वोल्टेज अनुपात को अडोप्ट किया गया है? अडोप्ट किया गया मतलब अपनाया गया है या ग्रहण किया गया, बात एक ही है। तो भारत में जो वितरण के लिए यूज करते हैं या तो 415 वोल्ट है और या 240 वोल्ट है ना। सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 415 240 वोल्ट है। 110 वोल्ट यूज नहीं होती, ध्यान रखना है ना। 110 वोल्ट कहाँ काम में लेते हैं? कंट्रोल सप्लाई सिस्टम में काम में लेते हैं, जहाँ कॉन्टेक्टर वगैरह हम पिकअप करवाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है ना। अगला सवाल, परिपथ के एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कौन से नियम काम में लिए जाते हैं?
सवाल क्या पूछ रहे हैं, बेसिक लॉ यानी सामान्य नियम कौन से हैं फॉर एनालाइजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक विद्युत परिपथ में विश्लेषण करने के लिए जो सामान्य नियम काम में लेते हैं वो कौन होते हैं। दो नियम होते हैं, एक ओम का नियम होता है, दूसरा किरचॉफ के दो नियम आते हैं, केसीएल और केवीएल। ठीक है, ओम नियम तो ऑप्शन में दिया नहीं, किरचॉफ नियम दिया हुआ है, तो फिर हम किरचॉफ नियम ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। ये उत्तर जो है वो हम सही कर देंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही करवाएंगे आज 25 क्वेश्चन इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको आगे और करवाएंगे। तब तक के लिए लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध है। हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए।